मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे कंट्रीज लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट्स। रिसेंटली बहुत ही चर्चा में रहने वाला इस एक्सप्रेसवे को बनाने की बात चलती है लॉन्ग बैक 2016 में। नागपुर टू मुंबई एक्सप्रेसवे में समृद्धि महामार्ग न्यू नागपुर टू मुंबई एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग मई 2016 में 5 डिजाइन कंसल्टेंट को डीपीआर बनाने के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये बेसिकली एक फॉर्मल अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसे प्रोजेक्ट को ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ आफ्टर 1 ईयर लैंड एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके 2 साल बाद कॉन्ट्रैक्टर्स की बोली लगाई जाती है। इसके ऑलमोस्ट 4 साल बाद दिसंबर 2022 पहला फेज मोदी साहब के द्वारा पब्लिक के लिए इनॉग्रेट किया जाता है। ये तो फिर भी चलो बहुत फास्ट था। ये है बिहार रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें एक प्रोजेक्ट है जिसमें 19 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जिसे चौड़ा और मजबूत करना है, जिसे स्टार्ट कर दिया गया था 2018 में और एंड डेट 2025 है। पुणे मेट्रो, जिसमें 3 प्रोपोज्ड लाइन में से रिसेंटली अभी एक्वा लाइन ऑपरेशनल हो गया। 2008 में इसकी डीपीआर बनकर तैयार हो गई और इसे पब्लिक के लिए ऑपरेशनल होने तक लगभग 15 साल लग गए। वहीं दूसरी तरफ चाइना की संघाई मेट्रो 2009 में 21 लाइन 2020 तक ऑपरेशनल करने की अनाउंसमेंट करती है और 2021 के एंड तक 19 लाइंस पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाती है। खैर, इंडिया और चाइना में बहुत फैक्टर्स हैं जो डिफर करते हैं और आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करने वाले हैं। पॉलिटिक्स, और इसमें आप एक सब सेक्शन ऐड कर दो, दैट इज सेंट्रल स्टेट टेंशन। इसकी वजह से ना जाने कितने मेगा प्रोजेक्ट्स डूब गए। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। जून 2014 तेलंगाना को एपी से अलग करके न्यू स्टेट बना दिया गया और हैदराबाद सिटी चूंकि तेलंगाना में थी इसीलिए हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल बन गई। अब इसके बाद ओब्वियसली आंध्र प्रदेश नो कैपिटल स्टेट बन गया। इसको देखते हुए 10 सालों के लिए हैदराबाद को दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ज्वाइंट कैपिटल अनाउंस कर दी गई और इस 10 सालों में आंध्र प्रदेश को समय दिया गया कि आप अपना कैपिटल सिटी खोजकर उसे डेवलप करें। इसके बाद उस समय के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने डिसाइड किया कि अमरावती नाम से एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इसके बाद जगह डिसाइड की गई और इसकी शुरुआत बड़ी जोरों शोरों से हुई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 15 से 19 के बीच इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा था। फिर आता है 2019 जब आंध्र प्रदेश में चुनाव आता है और चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार जाते हैं और जगन मोहन रेड्डी साहब पावर में आते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट में काफी करप्शन चल रहे हैं, इसकी थोरो इंक्वायरी के बाद ही ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगी। इसके अलावा लवासा सिटी और रिसेंटली सिद्धारमैया जो कर्नाटका के सीएम बने हैं, सारी प्रोजेक्ट के फंड जो प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे थे उसको बंद कर दिया गया। अब अपनी पॉलिटिकल राइवलरी का ड्रीम तोड़ना तो सबका ड्रीम होता है, लेकिन उस बीच में जनता आ जाती है और लॉस जनता को उठाना पड़ता है। प्रोजेक्ट को रोकने का सबका एक ही बहाना होता है कि इसमें भाई करप्शन चल रहा है, हम इसको चेक करेंगे। Chandrababu Naidu has been trying to build the new capital city of Amravati for the state of Andhra Pradesh. Depending on what happens April and May, if you were to get an opportunity, is that a plan you intend to build on, or will you say, scrap this capital city, I don't like it, I will build my own? It's a very catch-22 situation, Rahul. Andhra Pradesh capital city is a big scam. देखिए, चेक करना है बहुत अच्छी बात है, हम एक डेमोक्रेसी में हैं, चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी, लेकिन चेक के बहाने उस प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर देना उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है लेकिन लोगों के लिए उतना ही बुरा होता है। लैंड एक्विजिशन, ये कहने के लिए तो बड़ा सीधा है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें इतनी एकड़ जमीन को अक्वायर करना है, बट इंडिया में ये रॉकेट लॉन्च करने से ज्यादा मुश्किल है। अब एक नॉर्मल जनता क्या कहेगी कि भाई एक ऐसा लॉ लाइए जिससे लैंड अक्वायर करना इजी हो जाए। तो ऐसा लॉ ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना रखा था जिसे लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 कहते हैं। ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी ईज और एक्सेस के अकॉर्डिंग इसे बनाया था। इस एक्ट के अंडर एक्विजिशन का प्रोसेस हैसल फ्री था। फॉर एग्जाम्पल, ये जमीन आपके नाम से रजिस्टर्ड है, सरकार आपके पास आएगी और कहेगी ये जमीन कल से सरकार की है और हम डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर रोड बना रहे हैं।
अब इससे आम लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे इस एक्ट का मिसयूज बढ़ता गया। फिर आता है ईयर 2000, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ पॉलिसी अनाउंस किया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक पार्टिकुलर एरिया होता है एक कंट्री के अंदर, जिसे ऐसे डिजाइन किया जाता है जिससे पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट किया जा सके। इस एरिया के अंदर कंपनीज को बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं, जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स नहीं देना होता है, और भी कई तरह के फायदे जैसे स्टेट और सेंट्रल लेवल अप्रूवल के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस है। इसका सोल पर्पस ही यही था कि किसी भी तरीके से इंटरनेशनल कंपनीज को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया जाए और बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट भारत में हो और भारत को डेवलपमेंट मिले। अब इसमें जो लैंड एक्विजिशन हो रहे थे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 के थ्रू हो रहा। जिस तरीके से लैंड एक्वायर किया जा रहा था, धीरे धीरे पब्लिक आउटरीच बढ़ रही, और इसी बीच नंदीग्राम में वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट एक इंडोनेशियन इन्वेस्टर से पेट्रोकेमिकल SEZ को सेटअप करने की बात करती है। जैसे ही लैंड एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, लोगों से जबरदस्ती जमीन लिखवाई जाती है, जिसमें जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी उनका गुस्सा फूटता है और वो धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं। एक एक बच्चे से लेकर औरत तक सभी इसमें शामिल होते हैं। फिर इसमें पॉलिटिक्स आ जाती है, जिससे टेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें 6 से 7 लोगों की डेथ हो जाती है। अब ये नंदीग्राम का डर पूरे देश में फैला, क्योंकि जो लैंड एक्वायर किए जा रहे थे वो बस एग्रीकल्चरल लैंड तक ही लिमिटेड नहीं, बल्कि पूरे गांव के गांव को डिस्प्लेस किया जा रहा था, खाली करवाया जा रहा था। नंदीग्राम इंसिडेंट बहुत ही गहरा इम्पैक्ट देता, जिससे मजबूरन सेंट्रल गवर्नमेंट को लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को अमेंड करना पड़ता है। PM मनमोहन सिंह कहते हैं कि किसी भी अदर SEZ को प्लान करने से पहले ज्यादा फोकस हमारा ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी पर हो। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इस पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि एक्विजिशन में अब से गवर्नमेंट का कोई एक्टिव रोल नहीं होगा, न तो सेंट्रल गवर्नमेंट और न ही स्टेट गवर्नमेंट अब डेवलपर्स की लैंड एक्विजिशन में शामिल होगी। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि लैंड कि जितने भी इशू हैं वो स्टेट का सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ अगर हम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही अच्छी चीज हुई। वहीं अगर हम प्रोजेक्ट लेने वाली कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना ही बेकार है। स्पेशली अगर हम रूरल इंडिया की तरफ जाएं तो ये और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ जमीन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों के बीच बटी होती है। जैसे कोई हाईवे किसी गाँव से होकर गुजरनी है तो वो डेवलपर्स और कंपनीज को लैंड एक्वायर करने के लिए स्टेट पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। स्वाभाविक है कि वहाँ के लोग धरने पर बैठेंगे, और अगर लोगों की संख्या ज्यादा है तो ये धीरे धीरे पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। और इस दौरान गलती से अगर सरकार बदल जाती है तो वो प्रोजेक्ट या तो वहीं रुक जाती है या नहीं तो वह कोर्ट के अंदर घूमते रहती है। कहा जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करप्शन इज द एलिफेंट इन द रूम, जिसको एक्नॉलेज और डिस्कस किया जाना बेहद जरूरी। जो भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जिससे करप्शन काफी रिलेवेंट हो जाता है, और ऐसे करप्शन को हराना बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन वही चीज है कि अमेरिका 5 साल वेट कर सकता है, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रा ऑलरेडी काफी बेहतर है। भारत जैसे देशों में ये बहुत ही बुरा अफेक्ट करती है। करप्शन लेवल में 1% का इंक्रीज ग्रोथ रेट को 0.72% तक घटा देता है। समझ रहे हो? पैसा करप्शन में जाने से होता क्या है कि जो प्रॉफिट कंस्ट्रक्शन कंपनी को होने वाली थी वो भी घट जाती है। अब कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए लो से लो कॉस्ट में इस प्रोजेक्ट को सरका देती है, और अल्टीमेटली क्वालिटी भी लो कॉस्ट की ही रह जाती है। इसके बाद हमें कुछ ऐसे मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। इसे पब्लिक के लिए 2020 तक ऑपरेशनल हो जाना था, अब तो भगवान ही जाने कि ये कब तक ऑपरेशनल होगा।